पाकिस्तान का ये जो जाइंट एशिया कप का वनडे मुकाबला था वो हम पहला इनिंग इंडिया का देख चुके हैं। अब पाकिस्तान को हमने जो चेज़ करने का टारगेट दिया है 267, वो निहायत आसान तो नहीं होने वाला है। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का यह पहला इनिंग घटा उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पोस्ट मैच एनालिसिस फर्स्ट इनिंग को लेकर मैं डॉक्टर अमित अवेलेबल हूं आपके साथ क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित। हम बात करेंगे आज के इस फर्स्ट इनिंग के एस्पेक्ट की। सबसे पहले तो टॉस जीतना एक कैप्टन के तौर पर किसी भी एंड के कैप्टन की मैं बात कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट था। और रोहित ने वो लक दिखाया जिसमें उन्होंने टॉस जीतकर सीधे बल्लेबाजी का फैसला लिया। लेकिन जब हम 11 देख रहे थे, भारत का प्लेइंग 11 देख रहे थे, तो सबसे पहले एक शॉक हमको लगा। और जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग है, जो मैंने थोड़े से समय पहले आगरकर और रोहित शर्मा को टीम अनाउंसमेंट स्पेशली एशिया कप को लेकर या वर्ल्ड कप की उनकी प्रिपरेशन को लेकर उनके माइंडसेट को पढ़ा, तो ये बात वो जहनी तौर पर मान चुके हैं कि उनको बैटिंग ऑर्डर्स में कुछ सेलेक्टिव चेंजेस करने हैं ताकि वो उस प्रेशर सिचुएशन के लिए, जो क्रंच सिचुएशंस के लिए अपने बैटर्स को तैयार कर सके। बहरहाल इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रही हो सकती है क्योंकि केएल राहुल का अनफिट होना। लेकिन जैसे मैच घटा, हमारे पास बैटर के तौर पर हम सोच रहे थे शायद सूर्य कुमार यादव वहाँ पर होंगे, या फिर हम ये भी सोच रहे थे कि अक्षर पटेल को हम देख सकते हैं, तो अक्षर पटेल भी नहीं थे वहाँ पर और सूर्य कुमार यादव भी नहीं थे। बहरहाल टीम में शार्दुल ठाकुर थे और शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया गया था शामी की जगह पर। तो इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी वो एक ऑलराउंडर के तौर पर, और जिसकी शायद इस मैच में ज़रूरत भी थी। हालांकि शार्दुल ठाकुर उस चीज़ को मिस कर गए। अगर कुछ कॉम्पिटेंसी अगर वो दिखाते अपने एंड पर और अपने नाम के या मेरिट के हिसाब से वो बॉल्स को सेलेक्ट करके अगर खेलते, तो शायद 20 रन और वो टीम के लिए जोड़ सकते थे, जो बहुत अच्छा हो सकता था। बहरहाल ये 20 रन शायद हमें स्कोर बोर्ड में अभी और अगर लगे होते तो शायद पाकिस्तान के लिए और मुश्किल होने वाला था। लेकिन दूसरी बात अगर हम पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से करें तो उनके जो एक ख़तरनाक गेंदबाज हैं शाहीन शाह आफरीदी, मुझे बिल्कुल हिच नहीं होता कि उनके जैसा आज पूरे वर्ल्ड में कोई अटैकिंग बॉलर नहीं है। जिस लाइन, जिस लेंथ और जिस अदा के साथ वो बैटर्स के साथ, उनके टेम्परामेंट के साथ, उनकी टेक्निक के साथ खेलते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल तीनों में से कोई भी नॉर्मल बल्लेबाज नहीं है। दे ऑल आर इक्विप्ड विद अ लॉट ऑफ टैलेंट। इन तीनों ही बैटर्स को अगर बॉलर्स ने परेशान किया, स्पेशली शाहीन की अगर हम बात करें तो लाइन लेंथ को इस तरह से उन्होंने रखा कि बहुत आसानी से तीनों ही बल्लेबाज अपना विकेट दे बैठे और उनके पास शायद पेस अटैक का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल लेकिन दूसरे एंड पर अगर हम बात करें, जो भी गुडनेस पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स ने की, उनका सहयोग मुझे लगता है उनके स्पिनर्स नहीं दे पाए, या ये कहा जाए कि जो पेस अटैक उनके पास था उनका प्रॉपर इस्तेमाल शायद कैप्टन नहीं कर पाए। जो प्रेशर उनको बिल्टअप करना था ड्यूरिंग द इंडियन कोलैप्स, स्पेशली जब हम 66 पर 4 विकेट खो चुके थे, तो शायद प्रयास ये किया जाना चाहिए था कि वो भारत पर थोड़ा और दबाव बनाते, कुछ और ओवर्स उन पेसर्स के थ्रू डलाए जाने चाहिए थे। हो सकता था कि वो उस दौरान कुछ और विकेट ले सकते थे। और स्पिनर्स को भी जिन इन टैंडम में उन्होंने बॉलिंग कराई है, वो इन टैंडम मुझे लगता है एक कॉमन मैन भी कह सकता है, जो क्रिकेट फील्ड पर नहीं खेलता लेकिन जिसकी क्रिकेटिंग समझ है, जो क्रिकेट देखता है, वो बहुत आराम से कह सकता है कि ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं था, खासकर पाकिस्तान की खुद की गेंदबाजी के लिए। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के उस लहजे को, जहां स्पिनर्स तो हमारे को कंट्रीब्यूट करे थे, और इधर हमें बल्लेबाजी में जो भारत का जो कोर एरिया था, जहां हम ईशान किशन के तो सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे थे 11 में, अगर हम केएल राहुल को फिट पाते तो मुझे लगता था कि ईशान किशन
12th मैन के तौर पर पानी पिला रहे होते। और इस कंपटीशन में उन्होंने न केवल अपने लहजे को बदला, लेकिन सिचुएशन के साथ, टेम्परामेंट के साथ, टेक्निक के साथ पेसर्स को भी खेला, स्पिनर्स को भी खेला और टीम को कंट्रीब्यूट भी किया। मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या की भी, जिस टेम्परामेंट के साथ उन्होंने एक्सेलरेशन किया। कहीं भी उन्होंने वनडे के मुताबिक कहा जाए टीम के मोमेंटम को या स्पिरिट को या जिसे हम स्ट्राइक रेट कहते हैं उसे कम नहीं होने दिया और विकेट्स को भी बचा के रखा। 138 रन्स का पार्टनरशिप फॉर 5th विकेट इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड है और उसको उन्होंने अचीव किया। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमारे 4 विकेट खासकर तीनों जो हमारे टॉप 3 हैं और उसके अलावा श्रेयस अय्यर आउट हो चुके थे, तो वहाँ पर अगर मोमेंटम और बिगड़ता तो बहुत मुमकिन था कि इंडिया शायद कोलैप्स कर जाता और हम शायद 200 तो छोड़िए 100+ की भी कल्पना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक तो बैटिंग एटीट्यूड में जो एटीट्यूड ईशान ने दिखाया है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि ईशान एक तो बहुत यंग है और वो एक विकेट कीपर है। उसके अलावा ईशान ने पास्ट में टेस्ट मैच हो, वनडे हो, सब में अपने आप को प्रूव कर दिया। T20 में उसने अपना काम किया है। अब सिलेक्टर्स को चाहिए, अब टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उसमें कितना फेथ रखते हैं। देखिए, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है और बहुत लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहा और कोई खिलाड़ी उसके इतर अपने कंट्री या सब कॉन्टिनेंट में ही खेल रहा है जहाँ की पिचेस को वो जानता है, तो मुझे लग रहा है वेटेज उसे मिलना चाहिए। फिर भी केएल राहुल के प्रति भारत की मैनेजमेंट का प्रेम खत्म क्यों नहीं होता, मुझे इस बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा अधिक है। अगर कोई बता सके तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। बहरहाल केएल राहुल की गुणवत्ता में, क्वालिटी में या उनके इंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर फिटनेस में अगर कोई कमी है तो उस खिलाड़ी को 140 करोड़ लोगों के नेशन की, कंट्री की टीम को रिप्रेजेंट करने का कोई राइट नहीं बनता। ये मैं फौरी तौर पर एक सिविलियन के तौर पर भी कह रहा हूँ। पाकिस्तान के अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इतनी धारदार बॉलिंग, इतना धारदार अटैक, लेकिन उसके साथ अगर हम फील्डिंग की बात करें तो पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ज़्यादा औसत दर्जे की रही। विकेट्स गिरने के इन टैंडम से पहले ही आप देखिए कि रोहित शर्मा के कैच को उन्होंने टपका दिया और जो लेग्स मोमेंटम में होने चाहिए उतना फ्रेश लेग पाकिस्तान नहीं लगे। 35 ओवर्स के बाद आप जब देखते हैं जो इंडिया की पार्टनरशिप बिल्ड हुई, उसके बाद तो जैसे पाकिस्तानी गेंदबाज या फील्डिंग साइड की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ही बदल गई और उस बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि वो शायद जीतने के लिए जा रहे हैं और वो ये मान चुके थे कि 4 विकेट इंडिया के जब आउट हो गए तो शायद मैच उन्होंने जीत लिया। ये एक स्पिरिट थी। बहरहाल मौसम ने भी जो खलल डाला उसमें वो भी एक रीज़न हो सकता है। जिस तरह से मोमेंटम शिफ्ट हुआ, पहली बारिश के डिस्टर्बेंस के बाद हमने विकेट खोए, दूसरी बारिश के डिस्टर्बेंस के बाद भी हमारा इन टैंडम शिफ्ट हुआ और लेटली जो रोल हमारे बैटर्स का हो सकता था वो तो मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ, शाहीन शाह अफरीदी को बाद में लाना और उन्होंने बाद में अपने आप को इंडिया के जो ट्रेल को या इंडिया का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको कर्टेल किया। अदरवाइज़ ये भी मुमकिन था कि 300 स्कोर हमें इस बोर्ड पर या 300+ स्कोर हमें देखने को मिलता, क्योंकि तीनों बल्लेबाज, चाहे मैं रविंद्र जडेजा की बात करूं, हार्दिक पांड्या की बात करूं या शार्दुल ठाकुर की बात करूं और लेटली हम जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम कह सकते हैं कि बुमराह भी कैपेबल हैं कि वो 20-25-30 रन अपने एंड से कर सकते हैं और ऐसा इन टैंडम में कर सकते हैं, तो आराम से 40-50 रन का टोटल हो सकता था जो इंडिया को एक सब्सटेंशियल 300+ टोटल पर ले जाता। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। बाबर की कैप्टनसी के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग अटैक लगाया फॉर द इंस्टेंस ऑफ द स्पिनर्स, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मुझे एक आश्चर्य है कि शुभमन गिल आज बहुत ऑफ कलर लगे। शुभमन गिल का बैटिंग परफॉर्मेंस मैं शुरुआत की मैच के दौरान समझ रहा था शायद ही वॉज ट्राइंग टू टेक अ मोमेंटम, बट मुझे लग रहा था कैजुअली उनको शायद बॉल को पिक करने में कुछ दिक्कत थी या इतनी अच्छी लाइन और लेंथ की बॉलिंग
पाकिस्तान के एंड से हो रही थी शुरुआत के 15 ओवर में कि शुभमन गिल जैसे क्लास बल्लेबाज को, जो हमेशा से बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, रिसेंटली बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल ये सूरत हाल था। पाकिस्तान ने भी कुछ गलतियां की, इंडियन लोअर मिडिल ऑर्डर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन्होंने खरी नहीं उतरी। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन, जब पाकिस्तान चेज करेगा। बहरहाल अभी तो ब्रेक में पानी बरस रहा है और इसके बाद उम्मीद तो ये करते हैं कि पूरा 50 ओवर का मैच पाकिस्तान के साथ होगा। अगर नहीं भी होगा तो डकवर्थ लुईस के साथ सिचुएशंस बनेंगी, वो एक बात की बात है, क्योंकि पूरा समय है। भारत को भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान ने किया। भारत को कम से कम बाबर आजम और उनके 1-2 और इर्द गिर्द खेलने वाले बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना पड़ेगा। मोमेंटम की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है भारत के स्पिनर्स पाकिस्तान के स्पिनर्स से ज़्यादा अच्छे हैं। भारत की पेस अटैक थोड़ा बहुत मामूली डिफरेंस हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान का अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के बॉलर्स में भी कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन शार्दुल ठाकुर क्या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो प्रूव कर पाएंगे या हार्दिक पांड्या से हमें ये काम कराना पड़ेगा। देखना होगा किस तरह की कैप्टनसी रोहित करते हैं बाबर के अगेंस्ट, बाबर इन टर्म्स ऑफ बैटर या बाबर इन टर्म्स ऑफ कैप्टन, क्योंकि बाबर ने कुछ गलतियाँ की, क्या इन गलतियों का फ़ायदा हम उठा सकते हैं या नहीं। पोस्ट मैच एनालिसिस, भारत की जीत या पाकिस्तान जीतेगा, पता चलेगा आगे के 3-4 घंटों में, और उसके बाद हम मैच का पूरा एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। जुड़े रहिए, कमेंट करिए, इस चैनल को प्रमोट करिए और अपने अच्छी राय, अपनी शुभकामनाओं को प्रेषित करते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट। आई होप लास्टली कौन जीतेगा इस मैच को, मुझे अभी भी स्पिरिट है, मेरी सोच है कि इंडिया इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत सकता है, बशर्ते वो एक डिसिप्लिन बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग करे। गुड नाइट।